नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो घटना की शुरुआत होती है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से होती है। और फतेहपुर के पास में ही दोस्तों एक छोटा सा गांव होता है हसवापुर। और हसवापुर में रहने वाली दोस्तों रीता देवी दोस्तों जो कि एक विधवा महिला होती है। रीता देवी के पति की लमसम 3 साल पहले ज्यादा शराब पीने की वजह से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों रीता देवी अपने जीवन में अकेली पड़ जाती है। रीता देवी के परिवार में दोस्तों इसका एक इकलौता ही बेटा होता है, जिसका नाम दोस्तों दीपू होता है। और दीपू की उम्र लमसम 13 साल के आसपास हो रही होती है। तो अब दोस्तों दीपू जो है कक्षा 6 में अपनी पढ़ाई किया करता था। और रीता देवी के परिवार में दोस्तों इसका एक ससुर भी होता है, जिसका नाम दोस्तों किशन लाल होता है। किशन लाल के पास दोस्तों अपनी लमसम 10 एकड़ के करीब जमीन होती है। 10 एकड़ जमीन दोस्तों जो किशन लाल के नाम पर लिखित होती है। किशन लाल इस 10 एकड़ जमीन की खेती किसानी करवाया किया करता था दोस्तों। और किशन सिंह के पास अच्छे खासे पैसे भी होते हैं। लेकिन दोस्तों किशन सिंह का एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि औरतों और महिलाओं में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखा करता था। किशन सिंह को इस गांव में जो भी खूबसूरत महिला पसंद आ जाया करती थी दोस्तों, तो बस उसको अपने जाल में फंसा लिया करता था। किशन सिंह इस महिला को कुछ पैसे दे दिया करता था और उसके साथ अपनी रातें रंगीन कर लिया करता था। किशन सिंह अपनी बहू जो रीता देवी है उस पे भी हमेशा गलत नजर रखा करता था। अब जैसे ही दोस्तों रीता देवी के पति की मौत हो जाती है, तो रीता देवी अब अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसके पति को गुजरे हुए लमसम 3 साल का वक्त गुजर चुका है, क्यों ना अब उसको अपनी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। जब ऐसे ऐसे ख्याल दोस्तों रीता देवी के मन में आने लग जाते हैं, तो रीता देवी थक हार कर एक दिन अपने माता पिता के पास फोन करती है। और फोन करती है दोस्तों रीता देवी अपने माता पिता को कहती है कि मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों जो रीता देवी के माता पिता होते हैं उसको समझाना शुरू कर देते हैं। रीता देवी के माता पिता कहते हैं कि तुम्हारे ससुर जो किशन लाल है उनके पास लमसम 10 एकड़ के करीब जमीन है, और भविष्य में वह 10 एकड़ जमीन तुम्हारी हो सकती है। जब ऐसी ऐसी बातें दोस्तों रीता देवी को समझाई जाती हैं, तो यह सारी बातें दोस्तों रीता देवी को समझ में आ जाती हैं। अब रीता देवी को 10 एकड़ जमीन का लालच भी आ जाता है। रीता देवी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घर पर आ जाती है दोस्तों, जैसे कि उसके ससुर की मौत हो जाएगी तो उसकी 10 एकड़ की जमीन उसके नाम हो जाएगी। और इस तरीके से अब दोस्तों रीता देवी अपनी दूसरी शादी नहीं करती है, बल्कि रीता देवी इस घर में ही रहना शुरू कर देती है। और इस तरीके से दोस्तों कुछ वक्त गुजर जाता है। और कुछ वक्त गुजर जाने के बाद दोस्तों एक दिन सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। रीता देवी अपने घर में कामकाज कर रही होती है। रीता देवी का ससुर जो किशन लाल होता है घर में बैठकर खाना खा रहा होता है। लेकिन किशन लाल सिंह की नजरें जो है दोस्तों अपनी बहू की खूबसूरती जवानी पर टिकी हुई होती है। किशन लाल अपनी बहू को गलत नजर से देख रहा होता है। आज दोस्तों किशन लाल के मन में अजीब ख्याल आने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो किशन लाल की पुत्र वधू दोस्तों रीता देवी होती है, वह अपने ससुर के पास जाती है और अपने ससुर को कहने लगती है कि पिताजी घर में मेरा मन नहीं लगता है और ना ही मेरा समय व्यतीत होता है। मैं इस गांव के अंदर एक अपनी कपड़ा बेचने की दुकान खोलना चाहती हूँ। अब इसके बाद दोस्तों जो उसका ससुर जो होता है वो कहने लगता है कि अपनी जो दुकानें हैं बस अड्डे पर कई दुकानें खाली पड़ी हैं, वहां पर कोई एक अच्छी सी दुकान देख लेते हैं और फिर उसमें कुछ अपनी कपड़े की दुकान खोल लेना। अब जो महिला दोस्तों रीता देवी होती है अपने ससुर की सारी बातों को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन आगे चलकर यही जो किशन लाल होता है अपनी बहू के साथ बहुत बड़े कांड करने वाला होता है दोस्तों। लेकिन किशन लाल तो बाद में कोई कांड करता, उससे पहले दोस्तों जो रीता देवी है वो बड़ा कांड कर देती है। उससे पहले दोस्तों बड़े बड़े 2 कांड करती है जिसकी गूंज पूरे गांव में गूंज जाती है। अब जैसे ही दोस्तों किशन लाल खाना पीना खत्म हो जाता है, किशन लाल अपनी बहू को कहने लगता है कि बहू मैं खेत में जा रहा हूँ और दोपहर के समय में ही गांव में वापस आऊंगा। अब बस ये 2-4 बातें कहने के बाद दोस्तों जो किशन लाल होता है अपने खेत में चला जाता है। अब रीता देवी अपने घर पर बिल्कुल अकेली रह जाती है। अब उसी समय दोस्तों रीता देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। अब जैसे ही रीता देवी अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है उसके सामने उसकी पड़ोसन खड़ी होती है, जिसका नाम पारो देवी होता है। पारो देवी दोस्तों एक ऐसी औरत होती है जो कि इस गांव के लोगों के साथ पैसे लेकर उनके साथ वक्त गुजार लिया करती थी। आप दोस्तों पारो देवी के चाल चलन और चरित्र के बारे में गांव के सभी लोग जानते थे। अब पारो देवी इस महिला दोस्तों रीता देवी को पूछने लग जाती है कि तुम्हारे ससुर जो है किशन लाल कहाँ पर गए हैं। तभी दोस्तों जो रीता देवी है वो कहती है मेरे ससुर खेत में गए हुए हैं, उन्हें कोई खेत में जरूरी काम था और दोपहर के समय में ही वो वापस घर पर आएंगे। अब दोस्तों पारो कहने लगती है कि तुम अपने ससुर को मोबाइल फोन नंबर मुझे दे दो, मुझे कुछ उनसे जरूरी बातें करनी है। आप दोस्तों जो रीता देवी है अपने ससुर
किशन लाल का मोबाइल फोन नंबर पारो को दे देती है। पारो फोन नंबर लेने के बाद उसके घर से बाहर निकल जाती है। बीच रास्ते में अब दोस्तों पारो जो है किशन लाल के पास फोन कॉल करती है और किशन लाल को कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, जरूरी बातें करनी है। अब किशन लाल सिंह कहते हैं कि तुम ऐसा करो, खेत में आ जाओ और मैं खेत में ही तुमसे बातचीत कर सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों पारो देवी जो कहती है कि मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ, और उसके बाद दोस्तों पारो जो है किशन लाल के खेत में तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर में ही पारो देवी जो है किशन लाल के खेत में पहुंच जाती है, किशन लाल से मिलती है और किशन लाल को कहती है कि जमींदार साहब मेरे पति काफी बीमार है, मुझे अपने पति के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदनी है और बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। लेकिन दोस्तों किशन लाल की नजरें तो उस महिला की खूबसूरती और सुंदरता पर टिक जाती होती है। अब दोस्तों किशन लाल इस महिला की खूबसूरती, उसकी जवानी को देखते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन 5,000 रुपए के बदले मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। दोस्तों पारो देवी जो किशन लाल की सारी बातों को समझ जाती है। अब पारो देवी का चाल चलन चरित्र पहले से ही ठीक नहीं होता है। दोस्तों पारो देवी हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि ठीक है, तुम्हें खुश कर सकती हूँ, और जैसे ही मैं तुम्हें खुश कर दूंगी तो तुम मुझे 5,000 रुपए दे दोगे। अब दोस्तों वो किशन लाल कहने लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, खेत में दूर दूर तक कोई नहीं है, चलो मेरे खेत में एक कमरा बना हुआ है उसमें चलते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो किशन लाल होता है उसी समय पारो देवी का हाथ पकड़कर उसको खींचकर अपने कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे के अंदर दरवाजा बंद कर लिया जाता है दोस्तों, और फिर इस महिला पारो देवी की रजामंदी से ही दोस्तों किशन लाल के साथ अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाती है। अब किशन लाल पारो देवी अपनी अपनी इच्छाओं को, अपनी अपनी जरूरतों को दोनों मिलकर पूरा करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही इन दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो दोनों का मन भर जाता है, या दोनों इस कमरे से बाहर निकलते हैं। और फिर उसी समय दोस्तों जो किशन लाल होता है वो अपनी जेब में से 5,000 रुपए निकालता है और पारो देवी को दे देता है। पारो को कहता है कि जब भी मैं तुम्हें खेत में बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। पारो देवी भी हंसते मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं जब भी तुम मुझे बुलाया करोगे तो मैं तुम्हारे खेत में आ जाया करूंगी। हाँ, और इस तरह से दोस्तों जो पारो देवी है 5,000 रुपए लेकर इस खेत से बाहर निकल जाती है। 2-3 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद अब जो ये जमींदार किशन लाल होता है वो अपने घर पर चला जाता है, और जैसे ही अपने घर पर वो पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पुत्र वधु जो रीता देवी होती है घर के कामकाज में व्यस्त थी। और जैसे ही रीता देवी अपने ससुर जो है किशन लाल को अपने घर पर देखती है तो रीता देवी फिर से अपने ससुर को कहती है कि पिताजी मैं इस गांव के अंदर एक कपड़ा बेचने की दुकान खोलना चाहती हूँ। तभी किशन लाल कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम बस अड्डे पर चली जाओ, वहां पर कोई एक अच्छी सी दुकान देख लो, जो तुम्हें दुकान पसंद आती है उसी में अपनी कपड़ा बेचने की दुकान खोल सकती हो। और उसके बाद दोस्तों जो रीता देवी है गांव के बस अड्डे पर आ जाती है, एक दुकान पसंद कर लेती है, और इस तरीके से दोस्तों अब रीता देवी इस गांव के अंदर बस अड्डे पर एक अपनी कपड़ा बेचने की दुकान खोल लेती है। कपड़ा बेचने की दुकान भी अच्छी खासी चलने लगती है। दोस्तों गांव के सभी लोग रीता देवी की दुकान पर कपड़ा खरीदने आया करते थे, क्योंकि इस गांव के अंदर इकलौती ही दुकान होती है, और इस वजह से दोस्तों गांव के सभी लोग रीता देवी की दुकान पर कपड़ा खरीदने आ जाया करते थे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रीता देवी की खूबसूरती को देख कर ही इस दुकान पर आ जाया करते थे। अब जैसे ही 1 महीने का वक्त गुजर जाता है दोस्तों तो रीता देवी सोचने लग जाती है कि उसकी दुकान जो है अच्छी खासी चल पड़ी है, लेकिन उसके पास खाना खाने तक का भी समय नहीं मिलता है। अब दोस्तों रीता देवी हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास अपनी दुकान पर जाया करती थी, और रात के करीब 9-9:30 बजे के आसपास थक हार कर अपने घर पर आ जाया करती थी। जैसे ही रात के समय दोस्तों रीता देवी अपने बिस्तर पर लेटा करती थी तो रीता देवी को अपने पति की कमी महसूस हुआ करती थी। रीता देवी इस घर में रहते हुए अकेलापन महसूस कर लेने लगती है। अब दोस्तों रीता देवी अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकती है, क्योंकि अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थे, पैसे भी उसके पास अच्छे खासे आने लगे। और इस तरीके से दोस्तों कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है, और दोस्तों सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। रीता देवी अपने पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है। अपने पूरे परिवार को खाना खिलाने के बाद अपनी दुकान खोल देती है। कुछ ग्राहक दुकान पर आते हैं और यह सभी ग्राहक कपड़ा खरीदने के बाद अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह के 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है दोस्तों तो रीता देवी की दुकान पर इसी के पड़ोस का एक लड़का आता है, जिसका नाम दोस्तों विजय होता है। विजय की हैंडसम नौजवान 6 फुट का हट्टा कट्टा पहलवान जैसा लड़का होता है। दोस्तों विजय जैसे ही इस दुकान के अंदर प्रवेश करता है तो विजय की नजरें जो है इस रीता देवी की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ जाती हैं। अब दोस्तों रीता देवी की खूबसूरती, उसकी जवानी को देखकर विजय की नीयत में भी कमी आ जाती है, लेकिन दोस्तों रीता देवी कुछ कम नहीं होती है। जैसे ही रीता देवी इस नौजवान लड़के को अपनी दुकान पर देखती है तो पूछने लगती है कि तुम्हें क्या खरीदना है। अब दोस्तों जो विजय है वो हंसते मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे अपने लिए 2 टी-शर्ट खरीदनी है।
और उसके बाद यह महिला इस लड़के को कई टी शर्ट दिखाती है। जैसे ही दोस्तों विजय को दो टी शर्ट पसंद आ जाती है तो विजय इन दो टी शर्टों को खरीद लेता है। लेकिन विजय अब इस महिला दोस्तों रीता देवी को कहने लगता है कि चाची मेरे मेरे पास पैसे नहीं है और मैं ये टी शर्ट भी खरीदना चाहता हूँ। मेरी माँ बीमार है, उसके लिए मुझे दवाइयाँ भी खरीदनी है। तो क्या चाची मुझे 1,000 रुपए तुम दे सकती हो? मेरे पास इस समय कोई भी काम धंधा नहीं है, मैं किसी नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों रीता देवी कैसी चालाक महिला होती है, वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि क्यों ना इस लड़के को ही वो अपनी दुकान पर नौकरी के लिए रख ले। और उसी पल दोस्तों रीता देवी अब विजय को कहती है कि विजय जब तक तुम्हें कोई काम धंधा नहीं मिलता, कोई नौकरी नहीं मिलती, तुम ऐसा करो मेरी दुकान पर काम काज करना शुरू कर दो। महीने में तुम्हें तुम्हें 8 से 10 हजार रुपए दे दिया करूंगी। अब जैसे ही यह बातें दोस्तों विजय को कही जाती है तो विजय अपने मन में सोचने लग जाता है कि अब बात तो बिल्कुल सही है, क्यों ना मैं किसी की दुकान पर काम धंधा करना शुरू कर दूं। अब विजय कहता है कि मैं कल से ही तुम्हारी दुकान पर काम काज करने के लिए आ जाया करूंगा। लेकिन दोस्तों रीता देवी कहती है कि कल से ही क्यों, तुम आज से ही काम करना शुरू कर दो। इस तरीके से दोस्तों अब जो विजय है नाम का लड़का इसकी दुकान पर कामकाज करना शुरू कर देता है। जैसे ही विजय इस महिला की दुकान पर कामकाज करना शुरू कर देता है तो रीता देवी की दुकान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लग जाती है। अब रीता देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि जब से जो विजय मेरी दुकान पर आया है तब से मेरी दुकान और भी ज्यादा अच्छी खासी चलने लगी है और यह लड़का मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों रीता देवी इस लड़के विजय की तरफ आकर्षित होने लग जाती है। अब विजय भी इस महिला रीता देवी की तरफ आकर्षित होने लग जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां कम होती चली जाती हैं। दोनों दुकान में बैठते हुए कई के घंटों तक दोस्तों बातचीत किया करते थे। दोनों एक दूसरे के काफी करीब ही आ चुके होते हैं, लेकिन दोनों को मिलने का मौका नहीं मिल रहा होता है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है दोस्तों। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। किशन लाल अपने घर में बैठकर खाना खा रहा होता है और उसी समय किशन लाल का जो पोता दीपू होता है अपने दादा के पास आता है। अपने दादा जो है किशन लाल को कहने लगता है कि दादाजी आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों किशन लाल कहने लगता है कि बेटा आज मैं तो तुम्हें 2 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, मेरे दोस्त की बेटी की शादी है, तो तुम ऐसा करना अपना जन्मदिन बड़े अच्छे तरीके से अपनी माँ के साथ मना लेना। अब इसके बाद दोस्तों किशन लाल अपनी बहू रीता देवी को कहता है कि रीता देवी मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं ठीक 2 दिन के बाद घर पर वापस लौटूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त की बेटी की शादी है, उसमें मुझे समय देना है। अब दोस्तों रीता देवी कहती है कोई बात नहीं पिताजी, तुम शादी में चले जाओ और यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब दोस्तों किशन लाल उसी समय अपने घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन आज के समय में दोस्तों रीता देवी बड़ी खुश हो जाती है। रीता देवी और मैंने सोचने लग जाती है कि आज उसके पास अच्छा खासा मौका है, क्यों ना अपने नौकर को अपने घर पे बुला लिया जाए। इसके बाद दोस्तों रीता देवी अपने बेटे दीपू को कहने लगती है कि दीपू आज मैं दुकान पर नहीं जाऊंगी, आज तुम्हारा जन्मदिन और मैं तुम्हारे जन्मदिन में बड़ी धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। इसके बाद दोस्तों रीता देवी अपने बेटे दीपू को 100 रुपए देती है और कहती है कि बेटा तुम बाहर बच्चों के साथ खेलो और कम से कम 2-3 घंटों के बाद ही तुम घर पर आना। अब दोस्तों दीपू को पैसे मिल जाते हैं। दीपू पैसे लेकर उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है। अब तो दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों ये रीता देवी उसी समय अपना मोबाइल फोन उठाती है और अपने मोबाइल फोन से अपने नौकर विजय को फोन कॉल कर देती है। विजय को कहती है कि विजय आज मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है, तुमसे मिलना भी है। अब इसके बाद दोस्तों जो उसका नौकर होता है विजय उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है और फिर उसके बाद रीता देवी के घर पर पहुंच जाता है। रीता देवी से मिलता है और रीता देवी को कहने लगता है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। अब उसके बाद दोस्तों रीता देवी कहती है कि मेरा ससुर तो 2 दिनों के लिए बाहर चला गया है और हमारे पास अच्छा मौका है, मेरा बेटा भी इस समय घर पर नहीं है, वह 2-3 घंटों के बाद घर पर वापस आएगा। अब जब ऐसी बातें दोस्तों विजय को कही जाती हैं तो विजय उसी समय इस घर का दरवाजा बंद कर लेता है और फिर उसके बाद दोस्तों रीता देवी का हाथ खींचकर उसको कमरे के अंदर ले जाता है। फिर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों विजय जो नौकर होता है मालकिन रीता देवी के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। या दोनों मिलकर अपनी अपनी जरूरतों को अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देते हैं। या दोनों मिलकर काफी देर तक इस गलत काम को करते हैं और जैसे ही दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो उसी समय रीता देवी अपने नौकर को कहती है कि विजय आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और तुम्हें शहर में जाना पड़ेगा, मेरे बेटे के लिए केक वगैरह सारा सामान खरीद कर लाना पड़ेगा। अब दोस्तों विजय जो है उसी समय कहता है कि तुम किसी बात की फिक्र मत करो,
मैं अभी शहर जाता हूँ और वहाँ से केक और बहुत अच्छी सारा सामान लेकर आऊँगा। और उसी समय दोस्तों विजय जो है अपने वहाँ घर से निकलता है, रीता देवी के घर से निकलता है, अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और शहर की तरफ चला जाता है और वहाँ से सारा सामान ले आता है, केक वगैरह सब कुछ ले आता है। उसके बाद में रीता देवी के पास जाकर उसे देता है और उसी समय दोस्तों जो रीता देवी है वो कहती है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, रात को के करीब 8 बजे के आसपास तुम मेरे घर पर वापस आ जाना। आप दोस्तों जो विजय कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। और इस तरह से दोस्तों जो विजय है अब इस समय से घर से बाहर निकलता है और उसके बाद में 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। रीता देवी उस समय अपने उस नौकर विजय के पास फोन कॉल करती है और विजय से कहती है कि मेरे बेटे का जन्मदिन मनाना है, तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। उसके बाद दोस्तों विजय कहीं से बियर का इंतजाम भी कर लेता है, बीच रास्ते में बैठकर कहीं शराब भी पीता है और उसके बाद थोड़ा सा नशा जब हो जाता है उसके बाद विजय जो है रीता देवी के घर पर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों रीता देवी और विजय मिलकर दीपू का जन्मदिन मनाते हैं। जैसे ही दीपू का जन्मदिन मना लिया जाता है तो उसके बाद दोस्तों रीता देवी बहुत ही चालाक महिला होती है। रीता देवी अपने बेटे दीपू को एक कमरे में ले जाती है, उसको कहती है कि दीपू तुम सो जाओ। उसके बाद दोस्तों दीपू बंद कमरे में लेट जाता है, उसको गहरी नींद आ जाती है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद दोस्तों आप दोस्तों जो ये विजय नौकर भी कहता है कि अब मुझे अपने घर पर चला जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों रीता देवी उसी समय अपने नौकर जो हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें घर जाने के लिए कोई जरूरत नहीं, मेरे घर में दूसरा कमरा है, हम दोनों मिलकर आज पूरी रात यहाँ पर गुजारने वाले हैं। अब दोस्तों विजय नौकर भी खुश हो जाता है। अब उसके बाद दोस्तों रीता देवी उसी समय अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है और अपने नौकर जो विजय को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। अब इन दोनों के बीच दोस्तों गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं, या दोनों मिलकर अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों जो रीता देवी के बेटे दीपू की आंखें खुल जाती हैं। दीपू अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी माँ घर में नहीं होती है। दीपू अपने मन में सोचने लग जाता है कि शायद उसकी माँ दूसरे कमरे में सो गई होगी और उसके बाद दोस्तों दूसरे कमरे के पास जाता है। अब कमरे के अंदर दरवाजा बंद होता है। अब दोस्तों दीपू कई बार इस दरवाजे पर दस्तक भी देता है, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खोला जाता है। पास में एक खिड़की होती है, दीपू उस खिड़की में से झांक कर देखता है। उसकी माँ दोस्तों जो रीता देवी है अपने ही नौकर जो विजय के साथ आपत्तिजनक स्थिति में लेटी होती है। अब दीपू इस पूरे दृश्य को देखकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी माँ तो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। अब दोस्तों दीपू उसी समय अपने इस नौकर जो विजय को है गालियां देना शुरू कर देता है और जैसे इन गालियों की आवाज दोस्तों विजय और रीता देवी तक जाती है तो रीता अपने घर का दरवाजा खोल देती है और उसके बाद दोस्तों जो दीपू है वो विजय को बहुत सारी गाली देता है। लेकिन दोस्तों जो विजय है चुपचाप इन गालियों को सुनकर इस घर से बाहर निकल जाता है और विजय कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन इसके बाद जो दोस्तों उसकी माँ रीता देवी होती है अपने बेटे दीपू को समझाना शुरू कर देती है। अब दोस्तों रीता देवी अपने बेटे दीपू को कहती है कि बेटा तुम्हें यह बातें अपने दादाजी को नहीं बतानी है। अब दोस्तों रीता देवी अपने बेटे दीपू को कुछ पैसों का लालच भी दे देती है। जैसे तैसे करके दीपू को शांत कर दिया जाता है। पूरी रात गुजर जाती है, अगला दिन भी गुजर जाता है और जैसे ही उससे अगला दिन आता है तो दोस्तों जो किशन लाल होता है वो भी अपने घर पर आ जाता है। शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। किशन लाल अपने घर में बैठा होता है। उसी समय दोस्तों किशन लाल के पास उसका पोता जो है दीपू आता है। दीपू अपने दादा को कहता है कि दादाजी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, चलो बाहर चलते हैं। और इस तरीके से दोस्तों किशन लाल अपने पोते दीपू को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। दीपू अपनी माँ दोस्तों रीता देवी को पूरी कहानी अपने दादा को सुनाता है और कहता है कि माँ अपने ही नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई है। अब जैसे ही दोस्तों किशन लाल को ये बातें सुनाई देती है तो किशन लाल को इस बात पर काफी गुस्सा आता है। किशन लाल अपने पोते दीपू को लेकर घर पर आ जाता है और उसके बाद में अपनी बहू रीता देवी के ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम अब गलत रास्ते पर चल चुकी हो। और उसके बाद में दोस्तों उसी समय रीता देवी हाथ जोड़कर अपने ससुर के सामने बैठ जाती है और किशन लाल से कहने लगती है कि बाबूजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आगे से यह गलती नहीं होगी। अब दोस्तों किशन लाल उसी समय उस नौकर विजय कुमार को उस दुकान से बाहर भी निकाल देता है। उसके बाद दोस्तों रीता देवी अपने ससुर की सारी बातों को भी मान लेती है। लेकिन दोस्तों जो किशन लाल है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपनी बहू पर एक ही गलत नजर रखा करता था। उसके बाद दोस्तों जो उसका ससुर किशन लाल होता है वो अपने पोते दीपू को लमसम 200-300 रुपए देता है और कहता है कि तुम बाहर खेलने के लिए चले जाओ। और इसके बाद दोस्तों दीपू जो है पैसे लेकर खेलने के लिए बाहर चला जाता है। अब घर में के अंदर दोस्तों जो केवल किशन लाल
और रीता देवी रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। इसके बाद दोस्तों किशन लाल अपनी बहू रीता देवी को कहने लगता है कि रीता देवी देखो, मेरे पास पैसा है, पावर है और मेरे पास जमीन जायदाद भी है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पति को मरे हुए बहुत समय हो गया है और तुम्हारा भी बहुत दिल करता होगा, बहुत मन करता होगा, तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ और तुम्हें नौकर के साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी। अब दोस्तों लेकिन जो दोस्तों रीता देवी है अपने ससुर को कहने लगती है कि पिताजी, एक औरत को धन की जरूरत ही नहीं होती है, बल्कि उसको तन की भी जरूरत होती है। अब उसी समय दोस्तों जो किशन लाल होता है अपनी बहू रीता देवी को कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर दूंगा। अब जैसे ही ये बात दोस्तों रीता देवी को कही जाती है तो रीता देवी कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ ऐसा गलत काम नहीं कर सकती हूँ। लेकिन दोस्तों किशन लाल अपनी बहू रीता देवी पर दबाव बनाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ही सोना शुरू कर दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी सारी जमीन जायदाद से तुम्हें निकाल दूंगा और उसके बाद में तुम्हें जो है एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा और पूरे गांव में मैं तुम्हें जो है बदनाम भी कर दूंगा, और तुम मेरे साथ अगर रहना शुरू कर दोगी किसी को भनक तक नहीं लगेगी। अब दोस्तों रीता देवी पर अपना दबाव बनाना शुरू कर देता है, लेकिन रीता देवी इसकी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करती है। बस इसी बात पर अब दोस्तों किशन लाल को गुस्सा आ जाता है। किशन लाल उसी समय अपने घर की रसोई के अंदर जाता है, एक धारदार चाकू उठा लाता है और चाकू उठाकर वो अपनी दोस्तों बहू रीता देवी की गर्दन पर रख देता है और रीता देवी को धमकी दी जाती है, अगर तुमने चीखने चिल्लाने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला यहीं पर काट दूंगा। अब दोस्तों रीता देवी काफी डर जाती है। उसके बाद जो उसका ससुर जो किशन लाल होता है अपनी बहू रीता देवी को अपने कमरे में लेकर चला जाता है और उसकी इस मजबूरी का दोस्तों फायदा उठाना शुरू कर देता है। उसके जो है एक एक करके उसके शरीर से कपड़े हटाना भी शुरू कर देता है और इसी तरह से दोस्तों रीता देवी के हाथ पैर जो है रस्सी के साथ बांध देता है, उसके मुंह में भी कपड़ा ठूस देता है। और यह सब करने के बाद दोस्तों जो किशन लाल होता है अपनी बहू जो रीता देवी के साथ गलत काम, गलत रिश्ता बनाना शुरू कर देता है। अब इस गलत काम को तब तक करता है दोस्तों जब तक उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और दोस्तों लमसम 3-4 घंटे तक ये सब सारा काम करता है। ये सब काम करने के बाद दोस्तों जैसे ही दोस्तों किशन लाल की इच्छा पूरी हो जाती है तो किशन लाल अपनी बहू रीता देवी को फिर से धमकी देता है और कहता है कि अगर यह बात किसी को भी बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे बेटे दीपू को भी जान से मार दूंगा। अब जैसे ही ऐसी धमकी दोस्तों रीता देवी को दी जाती है तो रीता देवी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब रीता देवी अपने ससुर किसी की बात का विरोध नहीं करती और इस तरीके से दोस्तों अब किशन लाल जब भी उसका मन किया करता था अब वो अपनी बहू के साथ दिन रात जब भी मन किया करता था उसके साथ दोस्तों वक्त गुजार लिया करता था। इसी तरह से कुछ वक्त गुजर जाता है और उसके बाद सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। रीता देवी अपने घर में बैठी होती, रीता देवी आज काफी उदास से परेशान होती। रीता देवी अपने सोचने लग जाती है कि उसके ससुर जो किशन लाल के साथ आज बहुत गलत काम कर लिया है। अब दोस्तों रीता देवी बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने वाली होती है। उसी समय घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। रीता देवी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि जो उसका नौकर विजय है वो वहां पर आया है और उसी समय रीता देवी से कहने लगता है कि देखो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो क्यों इस जंजाल में पड़ी हो, हम लोग चलो कहीं चलकर भाग जाते हैं। अब दोस्तों रीता देवी से जब ये बातें कही जाती है तो रीता देवी विजय को जो है घर के अंदर कर लेती है और कहती है घर के अंदर आ जाओ, अगर मेरे ससुर ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें जान से मार देगा। और उसके बाद में दोस्तों उसको विजय को अंदर करने के बाद दरवाजा बंद कर लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और उसके बाद में विजय जो है उसको रोता हुआ जब देखता है तो उसे पूछने लगता है कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। और उसी समय दोस्तों रीता देवी जो है जो भी किशन लाल उसके ससुर ने उसके साथ किया होता है वो सारी कहानी और सब कुछ बता देती है। आप दोस्तों जो विजय कुमार होता है वो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो, इस बात की सजा जो है इस किशन लाल को तो देना ही पड़ेगा। अब उसके बाद में दोस्तों रीता देवी कहती है कि तुम इस समय यहाँ से चले जाओ, अगर मेरे बेटे दीपू ने या किशन लाल ने, मेरे ससुर ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो कुछ ना कुछ वो कर देंगे और मुझे भी बहुत मारेंगे। और इसी वजह से दोस्तों जो विजय कुमार होता है वो उसी समय उस घर से बाहर चला जाता है। अब विजय कुमार के जाते ही लमसम आधे से 1 घंटे का वक्त गुजर ही पाता है दोस्तों। उसी समय जो किशन लाल होता है वो नशे की हालत में धुत होकर दरवाजे पर दस्तक देता है और उसी समय दोस्तों रीता देवी जो घर का दरवाजा खोलती है, जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है किशन लाल जो है नशे में बिल्कुल धुत आया हुआ है और दोस्तों वो अंदर आने के बाद में घर का मुख्य दरवाजा भी बंद कर लेता है। बंद करने के बाद में दोस्तों उसके बाद में रीता देवी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाने लगता है। उसी समय रीता देवी इस बात का विरोध करने लगती है
कहती है कि अब बस बहुत हो गया, मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों जो किशन लाल होता है वो उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है, उसको खींच कर अपने कमरे में ले जाता है और उसके बाद दोस्तों उसके शरीर से एक-एक करके सारे कपड़े हटा देता है और उसके साथ दोस्तों इस बेरहमी से गलत काम करना शुरू करता है कि रीता देवी के मुँह से चीखें निकलने लगती हैं। लेकिन दोस्तों किशन लाल इतना नशे में धुत होता है कि उसे किसी बात की भी परवाह नहीं होती है और उसके बाद में दोस्तों लमसम 1 से 2 घंटे बाद करने के बाद में रीता देवी के साथ में सारी इच्छाएँ पूरी करता है और जैसे उसकी सारी इच्छाएँ जब पूरी हो जाती हैं, तो रीता देवी को उसी हालत में छोड़ देता है और अपने नशे की हालत में वहीं पे धुत होकर लेट जाता है। रीता देवी उसी समय दोस्तों उठती है, अपने सारे कपड़े पहनती, कपड़े पहनने के बाद में अपने कमरे में चली जाती है और उसके बाद में अपने जो प्रेमी विजय को जो है फ़ोन करती है और उसको सारी बात बताती है और कहती है कि तुम्हें जो है सब कुछ करना पड़ेगा और मैं तुम्हें इस बात के लमसम 2-3 लाख रुपए भी दूंगी। अब जैसे ही दोस्तों विजय से कही जाती है तो विजय वैसे भी गरीब लड़का होता है। अब वो सोचने लगा था कि वो रीता देवी भी उसे मिल जाएगी और जो है 2-3 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। अब विजय जो है कहने लगता है तुम किसी बात की फिक्र मत करो, जैसे ही तुम्हारा ससुर जो है घर से बाहर निकले या कहीं जाए तो तुम मुझे बस एक फोन कॉल कर देना। अब इसी तरह से दोस्तों पूरा दिन गुजरता जाता है। शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। इसके शरीर ससुर को जब होश आता है तो उसी समय उठता है और नहा धोकर दोस्तों जो है अपने खेत की तरफ चल देता है और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो रीता देवी से कहता है कि मैं अब रात के समय में ही घर आऊंगा। अब रीता देवी जैसे ही ससुर बाहर निकल जाता है तो उसी समय दोस्तों अपने प्रेमी विजय को फोन करके बता देती है कि मेरा ससुर जो है खेत पर गया है और इसी खेत पर बने कमरे में ही रात में रहने वाला है। लमसम 10 बजे के करीब आसपास वो घर आएगा। अब दोस्तों ये सारी बातें विजय को बता दी जाती है। विजय भी आज ये सोच लेता है कि इस किशन लाल का जो है आज काम तमाम करना ही है। आप दोस्तों उसी समय जो विजय है अपने घर से धार हथियार ले लेता है। धार हथियार लेने के बाद में दोस्तों लमसम 8 से 9 बजे के आसपास उसके खेत में पहुंच जाता है। किशन लाल के खेत में जब पहुंचता है तो देखता है किशन लाल अपने खेत में कमरे में बैठकर अकेले शराब पी रहा होता है। जब वो शराब पी रहा होता है दोस्तों तो उसी समय जो विजय कुमार है वो वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही विजय कुमार को किशन लाल देखता है तो आग बबूला हो जाता है और उसके ऊपर मारने के लिए झपटने लगता है। जैसे ही वो झपटने लगता है दोस्तों तो विजय तो अपनी पूरी तैयारी करके ही गया होता है और उसी समय दोस्तों जो किशन लाल के पेट में 2-3 बार चाकू से करना शुरू कर देता है और जैसे ही दोस्तों किशन लाल के ऊपर जब वार किया जाता है तो किशन लाल हक्का बक्का रह जाता है और उसी समय नशे की हालत में ही वहीं पे गिर जाता है। अब दोस्तों उसी समय उसकी बहू रीता देवी भी वहां पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में अपने ससुर को उसी धारदार हथियार से 2-3 बार उसके ऊपर और भी करती है और कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुम्हारी वजह से ना मैं दूसरी शादी कर पाई और ना ही मैं अपनी जिंदगी जी पा रही हूँ, तो तुम्हें तो मौत के घाट मुझे उतारना ही पड़ेगा। और दोस्तों उसके 2-3 वार करने के बाद में तब तक वार करती है जब तक वो मर नहीं जाता और जब खुद ये सब कुछ करने के बाद में दोस्तों जो विजय है और रीता देवी वहां से निकल जाते हैं और निकलने के बाद में दोस्तों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद में दोस्तों आराम से सो जाते हैं। लमसम रात का समय हो चुका था और दोस्तों किशन लाल घर नहीं आया होता तो उसी समय उसका जो दीपू होता है उसका पोता परेशान होने लगता है। वो अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ बहुत रात हो गई है, दादाजी घर नहीं आए। तो उसी समय दोस्तों रीता देवी कहती है कोई बात नहीं बेटा, शराब वराब पी के कहीं पे लेटे होंगे। तो लेकिन दोस्तों दीपू को चैन नहीं पड़ता है और उसी समय दोस्तों टॉर्च लेकर अकेले ही अपने घर से निकल पड़ता है और वहां खेत में पहुंच जाता है। खेत में जाता है और खेत में बने कमरे में जब पहुंचता है तो अपने दादा की जब खून से लथपथ हालत देखता है तो वहीं पर चिल्लाना चीखना शुरू कर देता है और जैसे ही चीखना शुरू कर देता है तो वहां के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये सारे दोस्तों पड़ोसी घर के अंदर वहां पर आ जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि किशन लाल की लाश पड़ी होती है। उन्हीं के पड़ोसी में एक पड़ोसी जिनका नाम दोस्तों करम सिंह होता है नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर देता है। करीब आधे घंटे के अंदर ही घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस उसके बाद दोस्तों किशन लाल का शव अपने कब्जे में ले लेती है। मैं दोस्तों पुलिस जो है अब छानबीन करना शुरू कर देती है। उसी समय जो दीपू होता है उसका पोता किशन लाल का वो पूरी कहानी बता देता है कि कुछ दिन पहले जो मेरी माँ को मैंने
जो विजय एक नौकर होता है उसके साथ पकड़ा था। उसी की वजह से जो है किशन मेरे दादाजी ने जो विजय को बहुत ज्यादा हड़काया था। ऐसा तो नहीं कि उसने ही उसे मार दिया हो। अब इस बात का पुलिस वालों को पता चलता है तो उसी समय फोन की लोकेशन उन दोनों की देखी जाती है, रीता देवी की और विजय कुमार की। लेकिन जिस समय किशन लाल का खून हुआ था उसी समय विजय कुमार और रीता देवी की जो फोन की लोकेशन थी वो खेत की थी। अब इसी संदेह पर दोस्तों तुरंत ही पुलिस वाले जो है किशन लाल के खून के जुर्म में विजय कुमार और रीता देवी को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब उन्हें दोनों दोनों को जो है थाने ले जाया जाता है। अब दोस्तों उन दोनों से पूछताछ शुरू कर दी जाती है। जैसे पूछताछ शुरू करी जाती है तो उसी समय दोस्तों जो रीता देवी है वो कहती है कि मेरा ससुर मेरे साथ गलत काम किया करता था और इसी वजह से मैंने अपने ससुर को जान से मार दिया। अब उसके बाद दोस्तों पुलिस जो है रीता देवी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर देती है। अब यह बात भविष्य में गर्भ में छिपी रहेगी दोस्तों कि जज साहब आखिरकार इस महिला रीता देवी को और उसके नौकर जो है विजय कुमार को क्या सजा सुनाने वाली है। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रीता देवी ने अपने ससुर जो किशन लाल के साथ जो किया क्या वह सही था या गलत था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और आप हमारा वीडियो किस शहर की सिटी से देख रहे हैं प्लीज अपने शहर और सिटी का नाम इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना या आघात देना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था। तो मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।